हाउस बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बड़े फैसले ने आज़म खान और हुकूमत की सारी चाल ही उलट के रख दी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई का आज बड़ा जवाब देने का ऐलान और बड़े राब्ते ज़मान पार्क से परेशानी के आलम में। नाज़रीन, वो क्या रहा है, लुब्बे लबाब क्या है इस सारे खेल का जो अभी तक रचाया गया है जब से ये हुकूमत आई है, वो ये है कि एक शख्स को हटाना है रास्ते से। अब ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो गया कि इलेक्शन करीब हैं, सर पर हैं, और उससे पहले जान कैसे छुड़ाई जाए। 200 मुकदमात भी झूठे साबित हो चुके हैं। तो अब ये वो मामला जो इतने अरसे से दबा हुआ था अचानक उठाकर सामने लाया गया, क्योंकि राना साहब या बाकी जो इस वक्त उनके रफ़का हैं मुखालफिन पीटीआई, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस जो है वो सीधा सीधा अब ये कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, मगर नहीं जा सकेगा ना, ये खुद फंस गए हैं। इस पर बात करते हैं नाज़रीन। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। नाज़रीन, आते हैं जल्दी से। मैं बात कर रहा था कि ये खुद कैसे फंस गए हैं। आपको मालूम है नाज़रीन कि दफ़ा 164 का बयान दिया है जनाब मोहतरम हमारे आज़म खान साहब हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि ये जो साइफ़र है ये मौजूद है, ये गायब हुआ ही नहीं। ये तो हुकूमत की कस्टडी में मौजूद है, ये वज़ारत दाखिला के पास भी मौजूद है, ये पीएम हाउस में भी मौजूद है। तो ये इनका कहना कि उन्होंने गायब कर दिया, गायब कैसे कर दिया है? गायब कर दिया तो ये उसी वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट किया इन्होंने? इनकी बदनीयत तो यहीं से ज़ाहिर होती है कि आप इतने से बाद अब वैसे 3 माह बाद गायब रहने के बाद अचानक आ जाते हैं। आपने कहते हैं दोस्त के घर था, आप टीवी भी नहीं देखते। ववेला मचा हुआ है, आज़म खान गायब हो गया, घर वाले जो है तो वो परेशान है, आप रब्ता भी नहीं करते, अचानक मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान देते हैं। अब ये बयान जो है काजी फायज़ ईसा साहब की रूह से जो उनका बड़ा फैसला है वो आज़म खान और इनकी हुकूमत के लिए उल्टी चाल बन गया है। वो बयान जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब ने, इसहाक डार साहब का एक केस था, दफ़ा 167 का बयान जो है इन्होंने भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दिया था। तो नवाज शरीफ साहब चूँकि मौजूद नहीं थे, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने फैसले में लिखा था कि दफ़ा 164 की जो रूह के मुताबिक ये जो बयान है इसहाक डार का, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसलिए कि दफ़ा 164 में जो बयान दे रहा होता है और जिसके ख़िलाफ़ दे रहा होता है, दोनों का होना मौजूद है। मजिस्ट्रेट की सरबराही में दोनों आमने सामने होते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाला, इल्ज़ाम सुनने वाला और उसका जवाब देने के लिए फ़रीक़ैन मौजूद होते हैं। इनकी जो गुफ्तगू होती है उसका इन राइटिंग जो है मजिस्ट्रेट या जिस भी अदालत में पेश होंगे वो नोट कर रहे होते हैं। फिर अदालत की तरफ से भी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जनाब दफ़ा 164 का बयान हमारे रूबरू हुआ और इसकी रूह से उनका मन वन जो कुछ उन्होंने कहा होता है वो साथ उसको लगा दिया जाता है। मगर ये एक टाइप शुदा 164 का बयान है जिसे आज़म खान साहब ने साइन कर दिया और इसमें सब कुछ वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हुकूमत इतने अरसे से कहती आ रही है। अब ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने इसलिए नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया था इन्हीं नुकात की मौजूदगी में कि चूँकि नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे तो इसहाक डार साहब का ये दफ़ा 164 का बयान ये नफ्ज़ अमल ही नहीं हो सकता, इसको माना ही नहीं जा सकता, ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये अब आज़म खान का बयान जिससे ये इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए और फौरी तौर पर रात को राना सनाल्ला साहब ने FIA की टीम तश्कील दे दी है और उसमें जनाब असद उमर साहब को बुला लिया गया, शाद महमूद कुरैशी को भी, इमरान खान कासिम के अबू को भी बुला लिया गया है। और इस तरह से ये जल्दी जल्दी जो कुछ कर रहे हैं, असल में अभी तक जो कुछ करते आ रहे हैं, इतने झूठे मुकदमात हैं और वो नहीं साबित हो पा रहे, तो अब ये केस भी इनके उलट पड़ने जा रहा है। और आज इस केस की जो जवाब देने के लिए चेयरमैन PTI ने ऐलान कर रखा है उसमें थली पड़ी हुई है, उसमें दौड़ें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तो मैंने ये साइफर लहराया था ना,
اس کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہمارے فوجی حکام کی طرف سے یہ کہا گیا تھا سازش نہیں مداخلت ہے، مگر ایک چیز ایکسیپٹ کی گئی تھی کہ سائفر کے ذریعے مداخلت کی گئی ہے، اور اس کا ڈیماش بھی دیا گیا تھا، فوجی قیادت کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا تھا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے۔ تو سائفر پھر اس کی سچی کہانی ہے، جس میں نے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، نہیں بنایا گیا۔ اتنے عرصے بعد اب اس کو سامنے لانے کی جو ہے وہ کوشش، یہ ایک بڑی بدنیتی ہے جو میرے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ تو اب میں جو کچھ اس میں نہیں بتایا تھا وہ بھی بتاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ دوڑیں لگ گئی ہیں اور زمان پارک سے رابطے ہو رہے ہیں رات بھر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ دوبارہ اٹھایا گیا سلسلہ۔ تو میں اب اس میں جو ڈکے چھپے پوائنٹ ہے میں وہ بھی سامنے لے کے آؤں گا، حقائق تاکہ قوم کو اور دنیا کو پتہ چلے۔ مگر اس دوران حکومت نے امریکہ سے بھی، ملر صاحب سے بھی بیان دلوا دیا ہے کہ ہم نے کوئی مداخلت نہیں کی سائفر کے معاملے میں۔ ہم کسی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سائفر ہم نے ایشو نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم کسی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے، ہم دوستی پر یقین رکھتے ہیں، تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کہانی ناظرین یہ کچھ اس طرح سے پلٹنے جا رہی ہے کہ جو مٹھائیاں جلدی جلدی کھاتے ہیں بعد میں انہیں اتنی کڑوی لگتی ہیں کہ وہ تھوکی بھی نہیں جاتی اور وہ نکلی بھی نہیں جاتی۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ معاملات، یہ سائفر کا کیس انہوں نے شروع تو کر دیا ہے، مگر یہ کہانی اور کھڈے اتنے لمبے کھلنے والے ہیں کہ شاید یہ الیکشنوں کا جو خواب دیکھ رہے ہیں اب آگے وہ بھی نہ ہو، اور اس میں یہ خود بھی جو ہے کس طرح سے نشانہ بنیں گے اور یہ خود کس طرح سے اپنا سر پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین یہ وہ کھیل کھول چکے ہیں کہ شاید یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اس کو بند رکھا ہوا تھا، یہ بند تھا، راز تھا تو راز ہی رہنے دیتے، کیونکہ سائفر تو موجود ہے، وہ گم نہیں ہوا۔ اس میں اعظم خان صاحب بھی پھنسیں گے، اس میں جو اب اس کو سامنے لانے والے ہیں وہ بھی پھنسیں گے، اور اس طرح سے جو پھنسنے والا ہے وہ خود تو ڈوبے گا مگر سب کو لے ڈوبے گا۔ یہ ہے اس کا لب لباب۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔